हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र कादयान। आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अगर आपने मेरे पिछले सेशंस अटेंड किए हैं या पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने उनमें इंसोलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ द टेम्परेचर एंड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ टेम्परेचर, ये टॉपिक्स मैंने अब तक कवर किए हैं। अब टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है इसकी स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जो क्लाइमेट है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। और ये जो टेम्परेचर है इसका वेरिएशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ सरफेस पर यूनिफॉर्म नहीं है। और ये जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। और अगर मैं ये कहूँ कि अर्थ सरफेस पर जो लाइफ पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ है, उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जो है अफेक्ट करता है। इसलिए टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन दो डायरेक्शन में देखा जा सकता है। एक है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, इसमें हम सी लेवल से एटमॉस्फेयर में अपवर्ड मूव करते हैं और जो टेम्परेचर में चेंजेस हैं उनको नोटिस करते हैं। दूसरा है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये टेम्परेचर लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ या हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ आने पर मेजर किया जाता है। मतलब अक्रॉस द लैटिट्यूड्स इस टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन इसको डिटेल में समझेंगे। फर्स्टली आई विल कंसिडर द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो मैंने बताया था कि जो सी लेवल है इससे जब हम अपवर्ड मूव करते हैं तो टेम्परेचर में किस टाइप से, किस पैटर्न से चेंजेस होते हैं वो हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में समझेंगे। जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जब इंसोलेशन की एब्जॉर्प्शन होती है ग्राउंड पर, तो एब्जॉर्प्शन के बाद ग्राउंड एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट करता है। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी रिलीज होती है लॉन्ग वेव्स की फॉर्म में। जो ये लॉन्ग वेव्स एनर्जी है जो अर्थ से रिलीज की जाती है उसको टेरेस्ट्रियल एनर्जी भी बोलते हैं। और ये एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज होती है, इसलिए इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को ग्राउंड रेडिएशंस भी बोला जा सकता है। जो एनर्जी ग्राउंड से रिलीज होगी जब ये एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करेगी तो एटमॉस्फेयर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मींस जो गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स एटसेट्रा, ये एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब करेंगे। और जैसे जैसे ग्राउंड से या सी लेवल से डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो जो लेफ्ट आउट एनर्जी है, जो बची हुई एनर्जी है, उसकी अमाउंट कम होती जाएगी। इसलिए वो अपर एटमॉस्फेयर को कम गर्म कर पाएगी। लेकिन जब उस पर्टिकुलर लेयर से कोई एनर्जी बचेगी तो वो और फर्दर अपवर्ड मूव करेगी, तो वो जो ओवरलाइंग एटमॉस्फेयर है उसको और कम गर्म करेगी। इस टाइप से अगर आप ये हीटिंग का मैकेनिज्म अगर समझ पा रहे हैं तो आपको एक चीज का पता चला होगा कि जैसे जैसे अपवर्ड मूव करेंगे तो वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाएगी और वैसे वैसे एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता चला जाएगा। इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूं कि जनरली इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम मीन सी लेवल और फ्रॉम ग्राउंड टेम्परेचर डिक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली। और इस टेम्परेचर डिक्रीज को हम बोलते हैं लैप्स ऑफ टेम्परेचर। इस लैप्स ऑफ टेम्परेचर को हम टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। और ये वर्टिकल जो लैप्स ऑफ टेम्परेचर है ये एटमॉस्फेयर में एक जैसा नहीं है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग हाइट पर ये अलग अलग है। पर अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम में जो स्टेबल कॉलम होगा, एटमॉस्फेयर का जो स्टेबल कॉलम होगा, अगर उस कॉलम में हम एनर्जी
का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है या टेम्परेचर का जो ये लैप्स है, अगर हम इसको मेजर करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो अलग होगी अगर एटमॉस्फेयर अनस्टेबल होगा या एटमॉस्फेयर में मूवमेंट होगी उसके कंपैरिजन में। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कुछ ये कह रहा हूं कि ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि ये मैंने कुछ एटमॉस्फेरिक कॉलम्स कंसिडर किए और मैंने इन कॉलम्स में अलग अलग हाइट पर, ये अलग अलग लैटिट्यूड्स पर कॉलम है, मैंने इन कॉलम्स में अलग अलग हाइट पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। अगर ये एटमॉस्फेयर स्टेबल है, अगर ये एटमॉस्फेयर स्टेबल है तो अलग अलग लैटिट्यूड पर जो भी वेरिएशन होगा, जो भी चेंज होगा, जो भी लैप्स होगा टेम्परेचर का, वो अलग अलग मिलेगा, लेकिन उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। पर अगर ये जो एटमॉस्फेरिक कॉलम्स मैंने कंसिडर किए हैं इनमें स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब एयर में अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट है या एयर में मिक्सिंग ज्यादा हो रही है, तो जो लैप्स ऑफ टेम्परेचर या वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। तो जनरली हम करते क्या है, अलग अलग एरियाज पर जब एटमॉस्फेयर स्टेबल होगा या एटमॉस्फेयर का स्टेबल कॉलम एक सिलेक्ट करेंगे और उसमें अलग अलग हाइट पर अलग अलग एरियाज में टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे और उसको हम एवरेज करेंगे, और उसके एवरेज करने के बाद अलग अलग हाइट पर जो टेम्परेचर का डिक्रीज रेट है वो एक फिक्स डिक्रीज रेट आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा है कि इन कॉलम्स में जो ये स्टेबल कॉलम्स हैं अलग अलग लैटिट्यूड्स पर है, इनमें हम अलग अलग हाइट पर टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं और उन टेम्परेचर्स का हम एवरेज निकालते हैं और उससे हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने पर ऑन एन एवरेज किस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और उस एवरेज को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर, नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर है ये स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है और ये एवरेज जो लैप्स ऑफ टेम्परेचर है उसका एवरेज होता है, इसलिए इसकी एक फिक्स वैल्यू आ जाती है जनरली। और ये नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर जो होता है ये है 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर एट द हाइट ऑफ 165 मीटर या 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर एट द हाइट ऑफ 1000 मीटर। तो ये नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर आ गया है, इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहेंगे। मैंने जो बोला है इसको आप समझते जाइएगा। और ये जो नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है मैंने बताया ये एवरेज है, पर अगर मैं जो रियल कंडीशन है, जो टेम्परेचर रियल है अलग अलग हाइट पर जो रिकॉर्ड किया गया है उसकी अगर बात करें तो उसको बोला जाता है एक्चुअल लैप्स ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि यहां पर जनरली अपवर्ड मूव करने पर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इसको एक्चुअल लैप्स ऑफ टेम्परेचर बोला जाता है। और क्योंकि ये इन्वायरमेंट में अलग अलग है तो इस पर अलग अलग एरियाज के इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस रहेगा, इसलिए इसको इन्वायरमेंटल लैप्स ऑफ टेम्परेचर भी बोला जा सकता है, इन्वायरमेंटल लैप्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये लैप्स ऑफ टेम्परेचर या लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर आप कुछ भी लिखें कोई फर्क नहीं है। एक्चुअल लैप्स ऑफ टेम्परेचर को एक्चुअल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर या एनवायरमेंटल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर भी आप बोल सकते हैं। पर ये जो हमने रिकॉर्ड किया है ये एक्चुअल है, ये रियल है, और ये रियल नहीं होता है, ये अलग अलग एरियाज पर जो लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है उसका एवरेज निकाला गया। अब अगर ये एटमॉस्फेयर स्टेबल ना हो, मींस जो एयर है उसमें अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट हो, तो उस लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर को बोला जाता है एडियाबेटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर
या एडियाबैटिक लैप्स ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर आप लैप्स रेट भी लिख सकते हो और लैप्स भी बोल सकते हो। अगर आप कोई वैल्यू बताओगे तो लैप्स रेट उसको बोला जा सकता है। जब आप जो है एडियाबैटिक लैप्स ऑफ टेम्परेचर की बात करोगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उस एटमॉस्फेयर में या तो एयर अपवर्ड मूव कर रही होगी या एयर डाउनवर्ड मूव कर रही होगी, और उस एयर पार्शल में जो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहा है उसमें टेम्परेचर किस हिसाब से चेंज हो रहा है वो एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर में जाना जाता है। और ये जो एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है इसकी अगर बात करें तो ये ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर हो सकता है या वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर हो सकता है। और ये दोनों चीजें मैंने इससे पहले वाले सेशन में कवर की है। पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये वहां पर मिलेंगी। और इनके अगर रेट की बात करें तो ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है ये जनरली कितना होगा? ये होगा 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर ऑफ द हाइट। और अगर वेट की अगर बात करें तो ये 5 या 6 डिग्री सेल्सियस पर 1000 ऑफ मीटर होगा, तो पर 1000 मीटर। तो अगर इन चीजों की इन पॉइंट्स को अगर आप देखें तो इसमें एटमॉस्फेयर में कुछ मूवमेंट्स हैं, उसके बाद टेम्परेचर का ये लैप्स होगा। और जो नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर की बात की थी वो था जब एटमॉस्फेयर स्टेबल होगा। तो जब हम किसी भी एरिया में जो लैप्स ऑफ टेम्परेचर है इसकी बात करते हैं तो अगर एक्चुअल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस होंगे, फास्टर चेंजेस होंगे। और ये जो चेंजेस हैं ये टेम्पोरल और स्पेशियल दो टाइप के होंगे, टेम्पोरल और स्पेशियल। अगर मैंने क्या बोला है, अगर आपने सुना हो तो मैंने ये कहा है कि अगर एक्चुअल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो टेम्परेचर का लैप्स है ये जो है डिफरेंट होगा। ये बहुत तेजी से जो है टेम्परेचर चेंज होते हुए या टेम्परेचर वेरी करते हुए मिलेगा। और इसमें जो वेरिएशन है ये टेम्पोरल मींस टाइम के साथ साथ, मतलब अभी अगर मैं टेम्परेचर लैप्स रिकॉर्ड करूं एटमॉस्फेयर में वो कुछ और होगा, अगर मैं 20 दिन बाद रिकॉर्ड करता हूं तो वो कुछ और होगा। तो टेम्पोरल का मतलब है टाइम के साथ साथ जो लैप्स है वो अलग अलग मिलेगा। स्पेशल जो लैप्स ऑफ स्पेशल अगर वेरिएशन देखूं मैं जो एक्चुअल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है उसमें तो वो भी मिलेगी। मींस अगर मैं लोअर लैटिट्यूड पर टेम्परेचर का लैप्स देखूं वो अलग होगा, मिडिल लैटिट्यूड पर अलग, हायर पर अलग, लैंड पार्ट पर अलग और ओशन पर अलग। और यहां पर ये जो चेंजेस हैं ये ज्यादा फास्टर ज्यादा फ्रीक्वेंट होंगे। पर अगर मैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर की बात करूं तो चेंजेस वहां पर भी होंगे पर वहां पर लेस फ्रीक्वेंट होंगे। और अगर आपको दे दिया जाए कि जो नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है इट इज मोर और लेस सेम थ्रू आउट द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर या थ्रू आउट द ट्रोपोस्फियर ओवर द अर्थ सरफेस, तो आपको कंसिडर करना है कि हाँ वो सही है। मैं रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या बोला। अगर आपको यह दे दिया जाए कि जो नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है ये मोर और लेस सेम रहेगा हमेशा, तो बिल्कुल आपको सही कंसिडर करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मोर और लेस सेम होता है नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर। पर अगर आप ये देखें, जैसे अगर मैं ये कहूं कि हॉरिजॉन्टल जो टेम्परेचर लैप्स है या हॉरिजॉन्टल जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो ज्यादा फास्ट होगा, या जो वर्टिकल जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन है वो ज्यादा फास्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है जो वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो अराउंड 1000 टाइम्स फास्टर या स्ट्रोंगर होता है जो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा उससे। कितने टाइम्स फास्टर? 1000 टाइम्स फास्टर।
तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। हालांकि आपसे शायद ये नहीं पूछा जाए कि कितने टाइम्स फास्टर होता है, पर स्टेटमेंट दी जा सकती है कि वर्टिकल चेंज ऑफ टेम्परेचर इज फास्टर देन हॉरिजॉन्टल चेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर द अर्थ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है वो कितना है। वो नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर वैसे तो मैं बता चुका हूं कि ये 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर है, पर क्या ये हर जगह सेम है या इसमें वेरिएशन है। जनरली अगर देखा जाए तो इसमें सीजनल और लोकेशनल वेरिएशन देखने को मिलती है। हालांकि ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा स्टीपर नहीं है, बहुत ज़्यादा लार्जर अमाउंट में नहीं होंगी, पर ये वेरिएशन है। सीजनल वेरिएशन मीन्स आप ये भी कह सकते हो जो ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन है इस पर भी डिपेंड करेगा जो नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है उसकी वेरिएशन। और लोकेशन का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में, कॉन्टिनेंट या ओशन में अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें भी वेरिएशन आएगा। जैसे अगर सीजनल वेरिएशन की बात करें तो सीजनल वेरिएशन में क्या है, जब समर सीजन होगी तो उसमें क्या होगा, समर सीजन के टाइम पर जो लैप्स रेट होगा ये हायर होगा, फास्टर होगा। इसको भी हम लोग समझेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा है कि जब समर सीजन होगा तो जो नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है ये स्ट्रोंगर होगा, हायर होगा। और जब विंटर सीजन होगा तो विंटर सीजन में ये लैप्स रेट जो है वीक हो जाता है, कम हो जाता है, लोअर हो जाता है। मीन्स ऐसा क्यों होगा कि समर सीजन में ये जो नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है ये हायर हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर ये ग्राउंड है, ग्राउंड समर सीजन में ज्यादा हॉटर हो जाएगा और यहां से रेडिएशंस लार्जर अमाउंट में रिलीज होंगी, पर जितनी ज्यादा अमाउंट में रेडिएशंस रिलीज होंगी नियर द ग्राउंड उनका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और अपवर्ड मूव करने पर उनका एब्जॉर्प्शन कम होता चला जाएगा। पर अगर विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में जो ग्राउंड होगा वो कोल्डर होगा, लेसर एनर्जी रिलीज होगी और लेसर एनर्जी रिलीज होगी तो लेसर इंपैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इसलिए जो वेरिएशन है वो भी कम होगा। मतलब जो एयर है वो भी कोल्डर होगी, ग्राउंड भी कोल्डर होगा और लार्जर एरिया पर जो वेरिएशन है वो कम देखने को मिलेगा। पर अगर यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर होगा ग्राउंड का तो ग्राउंड के पास की एयर वार्मर होगी और जो ऊपर वाली एयर है वो कंपैरेटिवली कोल्डर होगी, तो ये जो लैप्स ऑफ टेम्परेचर होगा ये स्टीपर होगा, ये फास्टर होगा। तो ये तो है सीजनल वेरिएशन की बात। अब इसी को डे ड्यूरेशन के केस में भी देख सकते हैं। अगर समर सीजन होगा तो डे ड्यूरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब है सनशाइन ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है ग्राउंड का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर है कि जब डे ड्यूरेशन ज्यादा होगी तो ये जो लैप्स ऑफ टेम्परेचर होगा ये ज्यादा होगा, और जब डे ड्यूरेशन कम होगी तो लैप्स ऑफ टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर में भी वेरिएशन आएगा, वो सीजनल वेरिएशन भी हो सकता है, वो वेरिएशन डे ड्यूरेशन पर भी डिपेंड कर सकता है। अब बात करते हैं कि जो लोकेशनल वेरिएशन है वो किस टाइप से है। जैसे अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें, कॉन्टिनेंट्स की, तो कॉन्टिनेंट्स आप लोग जानते हैं कि जो समर सीजन है इसमें कॉन्टिनेंट्स के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसलिए कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो लैप्स नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर होगा ये हायर होगा, हायर। पर अगर बात करें ओशंस की तो ओशंस में क्या होगा, समर सीजन में ओशंस में जो वाटर है इसका टेम्परेचर कम होता है और इसके ऊपर जो एयर है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली हायर होता है। वाटर के टेम्परेचर के बराबर या उससे हायर होने की पॉसिबिलिटी होती है ओशंस के ऊपर जो एयर है, इसलिए ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये लैप्स ऑफ टेम्परेचर बहुत कम मिलेगा।
पर अगर विंटर सीजन की बात करें, इन विंटर्स जो टेम्परेचर होगा ओशनिक वाटर का, ये ओवरलाइंग जो एयर है ना, एयर के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या कि जो ओशन है उसमें टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ऊपर उससे एनर्जी एयर में ट्रांसफर होगी, जो एनर्जी ट्रांसफर होगी तो वो ऊपर जाने पर उसमें चेंज होगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो ओशनिक एरियाज हैं उनमें जो नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर होगा वो विंटर में हायर होगा, कॉन्टिनेंट्स पर ये हायर होगा समर्स में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकेशनल में आप एक चीज और देख सकते हैं, और वो ये कि जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर का मतलब है जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर, ये अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है। जो सबसे नीचे वाली लेयर है जो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में है उसको ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। तो ट्रोपोस्फियर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। लोअर ट्रोपोस्फियर जो ग्राउंड से या सी लेवल से 1.5 से 2 किलोमीटर की हाइट का होता है, वो लोअर ट्रोपोस्फियर है। उसके बाद जो बचा हुआ ट्रोपोस्फियर का पार्ट है उसको अपर ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। तो जो अपर ट्रोपोस्फियर है इसकी अगर थिकनेस की बात करें तो ये फ्रॉम 2 किलोमीटर टू दी अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फियर तक होता है। तो मतलब अपर लिमिट ऑफ ट्रोपोस्फियर जो होती है उसको बोला जाता है ट्रोपोपॉज। तो 2 किलोमीटर से ट्रोपोपॉज तक का जो पार्ट है एटमॉस्फेयर का उसको अपर ट्रोपोस्फियर बोला जाता है, अपर ट्रोपोस्फियर। तो यहां पर जो अपर ट्रोपोस्फियर है और जो लोअर ट्रोपोस्फियर है इसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोअर ट्रोपोस्फियर का जो नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है वो अलग है और अपर ट्रोपोस्फियर का अलग है। जो लोअर ट्रोपोस्फियर है अगर इसकी बात करें तो इसका नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है, और जो अपर पार्ट है एटमॉस्फेयर का उसके अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। तो मतलब जो अपर ट्रोपोस्फियर है इसका नॉर्मल लैप्स रेट हायर है लोअर ट्रोपोस्फियर से। इसका भी रीजन है, इसका रीजन ये है कि जो लोअर ट्रोपोस्फियर है इसमें वो एजेंट्स हैं लार्जर अमाउंट में जो एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन की तो अमाउंट यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं है, तो ये तीन ही आप कंसीडर कर सकते हैं। ये तीन वो एजेंट हैं या एटमॉस्फेयर के वो पार्ट हैं जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को भी बहुत जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर मैं ये कहूं कि इनकी ज्यादा अमाउंट लोअर पार्ट में ही होगी तो इसका मतलब है ये एनर्जी को लोअर पार्ट में ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, इसका मतलब है लोअर पार्ट का टेम्परेचर ज्यादा हायर होगा। और ये अगर 1.5 किलोमीटर तक की बात करें तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है मोर और लेस यूनिफॉर्म सा होता है, तो इसलिए उतनी थिकनेस तक इसमें जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा वो कम होगा। पर अगर अपर ट्रोपोस्फियर की बात करें तो अपर ट्रोपोस्फियर में इनकी अमाउंट बहुत कम हो जाती है और लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी नीचे ही एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ऊपर एनर्जी कम आएगी और ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी भी कम है, इसलिए ऊपर की तरफ जाने पर क्या होगा, टेम्परेचर का जो लैप्स रेट होगा वो ज्यादा हायर होगा। तो ये एटमॉस्फेयर का जो जो ट्रोपोस्फेयर का लोअर और अपर पार्ट है उसमें नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर किस टाइप से कम या ज्यादा है, ये पॉइंट्स आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। सीधी स्टेटमेंट मिल सकती है कि लोअर ट्रोपोस्फियर का नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है या अपर का। अब बात करते हैं जो ये टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके क्या क्या रीजंस हैं, और ये जो टेम्परेचर का लैप्स हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसके क्या रीजन है। ठीक है,
तो टेम्परेचर का जो लैप्स है इसके कुछ रीजन है, जैसे फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, या एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, एल्टीट्यूड। अब अगर अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ टेम्परेचर इन द एटमोस्फेयर इज द अर्थ सरफेस, यहां से अगर हम, ये अर्थ सरफेस मान रहा हूं, यहां से अगर हम ऊपर जाएंगे तो कॉन्टिन्यूसली ये जो अर्थ से एनर्जी रिलीज हुई है, हर पॉइंट पर, हर हाइट पर इसका एब्जॉर्प्शन होता जाएगा, तो हायर हाइट पर हर बार एनर्जी कम होती चली जाएगी, इसलिए टेम्परेचर का लैप्स हो रहा है। एक तो ये पॉइंट है, एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है एटमोस्फेरिक डेंसिटी, मीन्स जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी के कारण जो गैसेज है उनकी डेंसिटी नियर दी अर्थ सरफेस ज्यादा है, और जैसे जैसे हम ऊपर मूव करेंगे तो ये जो डेंसिटी है ये कम होती चली जाएगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं लोअर पार्ट में एटमॉस्फेयर के, और जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे तो इन मॉलिक्यूल्स के नंबर्स कम होते चले जाएंगे। अब अगर मैं ये कहूं कि सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो अगर किसी एटमॉस्फेयर में लार्जर अमाउंट में गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी। अगर अपर पार्ट में जहां एटमॉस्फेरिक डेंसिटी कम हो जाएगी तो गैसेस मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो उनके पास एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो एक रीजन ये है कि अपवर्ड मूव करने पर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन है जो एटमॉस्फेयर है, चाहे वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस की बात हो या लॉन्ग वेव रेडिएशंस की बात हो, मींस या तो इंसुलेशन की बात करूं या अर्थ सरफेस से रिलीज हुई टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की बात करूं, दोनों केसेस में क्या होगा? दोनों केसेस में जो वाटर वेपर्स हैं ये इंपॉर्टेंट एजेंट है एनर्जी एब्जॉर्प्शन के। शॉर्ट वेव रेडिएशंस को भी एब्जॉर्ब करेंगे, लॉन्ग वेव रेडिएशंस को भी। जो वाटर वेपर्स हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो ओजोन है, ये जो एटमॉस्फेयर में ये जो भी एजेंट्स हैं ये अर्थ से रिलीज होने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और लार्जर अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होगी। और हमें पता है कि ये एटमॉस्फेयर के लोअर पार्ट में ही लार्जर अमाउंट में है, तो इसका मतलब है लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसलिए हायर एटमॉस्फेयर में कम एनर्जी बचेगी। यही रीजन है कि हम अपवर्ड मूव करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो ये हैं कुछ रीजंस। एक और आप पॉइंट यहां पर थोड़ा सा नोटिस करेंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे तो ऊपर जाने पर अगर नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो वो कुछ इस टाइप से होगा कि जैसे ऊपर जाते हुए टेम्परेचर मैं मान लेता हूं कि ये इस टाइप से घटेगा, एक रेट से घटेगा, लेकिन उसके बाद ये जो डिक्रीज रेट है लोअर ट्रोपोस्फियर में तो ये रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा और फास्टर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाएगा। और ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? ये ऊपर वाला पार्ट है ट्रोपोपोज। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ट्रोपोपोज है इसमें नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर और लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर 0 हो जाता है अगर आपसे कभी पूछा जाए। ये मैंने कंसिडर किया कि लोअर ट्रोपोस्फियर है, ये वाला पार्ट अपर ट्रोपोस्फियर है, तो लोअर ट्रोपोस्फियर में ये ग्रेजुअल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है, और जो फास्टर लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर है वो है अपर ट्रोपोस्फियर में, और ट्रोपोपोज में ये 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब वीडियोज रेगुलर आएंगी, पूरा ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।